Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover some words from chapter allergy से हम कुछ words को जो है करने जा रहे हैं जो क्लास 10th लेसन नंबर 1 पनोरमा पार्ट 2 का है। याद रखिएगा ये पनोरमा रीडर से लिया गया है, तो पनोरमा रीडर वाली जो बुक है उसमें आपका लेसन नंबर 2 है। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका डेफिनेशन बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे यहाँ ट्रीटमेंट की जो बात करें तो ट्रीटमेंट के बारे में इतना सारा दे रखा है, देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, नहीं तो ट्रीटमेंट का मतलब उपचार होता है केवल, वो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आपको आएगा स्क्रीन के पास। जब इसको हम एडिट करेंगे तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मीन्स केवल उपचार होता है। तो जब आप याद करिएगा तो केवल आपको उपचार लिखना है, लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं कि क्लिनिकली ए डॉक्टर कैन परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर टू असेस एंड असर्टेन द सीवियरिटी ऑफ द एलर्जिक डिजीज एंड टेक एप्रोप्रिएट मेजर इफ द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। क्लिनिकली कहा जाता है कि डॉक्टर जो है कुछ नीचे दिए हुए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं निर्धारण करने के लिए या निश्चित करने के लिए जिसमें एलर्जी की जो बीमारी है वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ उचित प्रकार के उपाय, मेजर मतलब उपाय होते हैं, वो ले सकते हैं अगर यह बीमारी जो है वो काफी ज्यादा परेशानी की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इसमें डॉक्टर क्या क्या करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले करते हैं फैमिली हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ सिम्टम्स। जो बीमारी है या जो एलर्जी है उसका सिम्टम मतलब होता है लक्षण। लक्षण का नेचर कैसा है, लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है, उसको नेचर ऑफ सिम्टम कहा गया है। और उस जो मरीज होते हैं या वो जो व्यक्ति होते हैं उसकी फैमिली हिस्ट्री भी निकाली जाती है। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। ऐसे जो मरीज होते हैं उसका जो शारीरिक परीक्षा की जाती है और उनकी छानबीन या इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। कहते हैं कि एलर्जिक है या व्यक्ति या नहीं है, नॉन एलर्जिक मतलब नहीं है, इसके बीच ये अंतर निकालते हैं। और ऐसा अंतर तब निकाल पाते हैं जब वो डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, रोग का कारण का पता लगाया जाता है, उसके समस्या का कारण का पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। इसी में आगे दे रखे हैं A number of studies indicate that early treatment of allergy can change the course of disease progression. बहुत सारे ऐसे अध्ययन है वो इस बात को सूचित करते हैं कि शुरुआत में अगर एलर्जी का उपचार कर ले तो यह जो डिजीज प्रोग्रेशन है, मतलब बीमारी अगर बढ़ने का चांस होता है तो उसमें बदलाव ला सकता है। तो ये था ट्रीटमेंट का मीनिंग और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट का सीधा साधा जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है। केवल उपचार आपको याद करना है, बस। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एलर्जेंस है जिसके बारे में काफी कुछ दे रखा है, लेकिन आपको एलर्जेंस जो है उसके बारे में केवल कितना याद करना है वो यहाँ पे दे रखे हैं। एलर्जेंस क्या है, एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी। कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि एलर्जी देने में कामयाब होते हैं उसको एलर्जेंस कहा जाता है। बस इतना सा याद करना है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अगर आप कोई भी चीज को टच करते हैं उससे आपको एलर्जी हो जाता है तो वो चीज क्या बन गया, एलर्जी होगी, एलर्जेंस बन गया। मान के चलिए आपने किसी फ्लावर फूल को छू लिया, अब फूल को छूने के बाद आपके शरीर में एलर्जी होने लगा तो ये फूल क्या बनने लगेगा, एलर्जेंस बनने लगेगा। फ्लावर्स क्या बनने लगेगा, एलर्जेंस बनने लगेगा। तो अब एलर्जेंस के बारे में इसमें थोड़ा ज्यादा दे रखा है, तो आपको इतना याद नहीं करना है, केवल समझना है। याद कितना करना है, केवल यहां तक, एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, बस। अब ये जो एलर्जेंस होते हैं वो दो प्रकार के यहां पे दे रखे हैं। पहला होते हैं सीजनल एलर्जेंस और दूसरे होते हैं पेरेनियल एलर्जेंस। तो जो सीजनल एलर्जेंस होते हैं उसके बारे में दे रखा है। ये पॉलेंस होते हैं एंड आउटडोर मोल्ड स्पोर्स होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज सीजनल एलर्जिक राइनिटिस, स्नीजिंग। ये जो पॉलन और आउटडोर मोल्ड स्पोर्स होते हैं वो बारंबार जो है वो सीजनल एलर्जिक राइनिटिस, स्नीजिंग कराते हैं
और बता दें कि सारे मेडिकल टर्म के वर्ड है। अगर आप मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करेंगे आगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। द मोस्ट ट्रबलसम एलर्जेंस इन नॉर्थ अमेरिका इज ए रैगवीड पॉलन। ये पॉलन आपको पता है कि अगर आपने पॉलिनेशन के बारे में थोड़ी सी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जिसको परागीकरण कहा जाता है, तो उसमें आपने पॉलन के बारे में स्टडी किया होगा, तो उसके बारे में दे रखा है कि सबसे जो मतलब परेशान करने वाला एलर्जेंस है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, जो कि रैगवीड नाम का पॉलन है उसमें मिलता है। ट्री पॉलन अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन अप्रैल टू मई। कहते हैं जो पेड़ में होने वाले पॉलन होते हैं वो मुख्यतः मतलब प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः अप्रैल से मई के महीने में आपको देखने को मिलते हैं। जो घास वाले पॉलन होते हैं वो मई से लेकर जून के बीच मिलते हैं। एंड रैगवीड पॉलन इन अगस्त टू अक्टूबर। रैगवीड जो पॉलन होते हैं वो अगस्त से अक्टूबर में मिलते हैं। अभी जो रैगवीड होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रास पॉलन क्या होते हैं, तो it would be better to understand that if you learn some words English to English and try to understand, then it would be better for you। ज्यादातर कुछ वर्ड होते हैं जिसको आपको इंग्लिश में ही दिमाग में रखना है और बाद में जो है क्या करना है उसको धीरे धीरे हिंदी के स्तर पे लाना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आउटडोर मोल्ड स्पोर्स अकर इन सॉइल। घर से बाहर कुछ मोल्ड स्पोर्स होते हैं जो मिट्टियों में पाए जाते हैं, पानी में वाटर में पाए जाते हैं। रॉटिंग मैटर जो सड़ने वाले पदार्थ होते हैं उसे पाए जाते हैं। एंड आर रिलीज्ड इनटू द एयर और इसको हवा में छोड़ी जाती है। When lawns are disturbed by mowing of grass, जब घास के मैदान को छेड़ा जाता है या उसको परेशान किया जाता है उसमें घास को काट करके या पत्तियों को काट के by raking of leaves। नेक्स्ट इसी में दे रखे हैं द स्पोर्स आर यूबिक्विटस। जो स्पोर्स होते हैं यूबिक्विटस होते हैं, इसका मतलब क्या है वो आगे दे रखे हैं। स्टे एयरबॉर्न ओवर लॉन्ग पीरियड, ये हवा में होने वाले जन्म लेने वाले होते हैं और काफी लंबे समय तक दिखाई देते हैं। एंड आर मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम जुलाई थ्रू नवंबर, और ये जुलाई से होते हुए नवंबर तक जो है ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। तो ये कौन सा वाला था, सीजनल एलर्जेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं ऊपर, सीजनल एलर्जेंस के बारे में। अब दूसरा है पेरेनियल एलर्जेंस। तो पेरेनियल एलर्जेंस क्या होते हैं, आपने पेरेनियल वाटर के बारे में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पेरेनियल रिवर्स के बारे में भी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। पेरेनियल एलर्जेंस हाइंटिस इज कॉज्ड बाय इंडोर एलर्जेंस। इसमें घर के अंदर कुछ एलर्जेंस होते हैं उसके कारण से ये होते हैं, जैसे कि हाउस डस्ट माइट्स, हाउस के अंदर जो धूल होती है उसमें जो माइट्स पाया जाता है उसके कारण से होती है। एनिमल डैंड्रफ के कारण होती है, कॉकरोच वगैरह दिखाई देते हैं उसके कारण होते हैं, और इंडोर मोल्ड स्पोर्स के कारण होते हैं। जो डस्ट माइट्स होते हैं वो ह्यूमिडिटी में जन्म लेते हैं, जब आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी होती है उसमें जन्म लेते हैं। थ्राइव का मतलब जन्म लेना। 50% इन डैम्प कंडीशंस विद इन द होम एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडोर मोल्ड्स। कहते हैं 50% और अंदर में अगर घर के अंदर अगर गीला है, जमीन सतह जो है साफ सुथरा नहीं है, सूखा नहीं है, तो घर के अंदर में जो इंडोर मोल्ड्स होते हैं उसका जन्म लेने या आगे बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। तो ये अभी तक जो हमने बताया आपको एलर्जेंस के बारे में बताया, लेकिन याद क्या करना है आपको, केवल इतना याद करना है कि ऐसे सब्सटेंस एलर्जी को जन्म देते हैं, क्योंकि ऊपर आपने देखा होगा इसमें लिखा भी है, देखिए यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी को प्रोड्यूस करने में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपके एलर्जेंस होते हैं। बस आपको इतना सा याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके हैं स्क्रीन पर में हाइपर रिएक्टिविटी। हाइपर रिएक्टिविटी का मीनिंग होते हैं डिनोटिंग इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होते हैं, जिससे किसी चीज को बढ़ने का ज्यादा चांस होता है उसको स्टिमुली कहा जाता है। तो स्टिमुली को जब रिस्पॉन्स मिलने लगता है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगता है, तो उसको हाइपर रिएक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTAN, द ब्लॉकिंग ऑफ लैंड ऑफ एन ओपनिंग। कहते हैं जो ओपनिंग होती है आपकी, जहां से रास्ता जाने या आने का होता है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उसको रोकने के काम को ऑब्स्ट्रक्शन कहे जाते हैं। इसके बाद आपका एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सब्सटेंसेस व्हिच इन देमसेल्व्स आर नॉट इरिटेटिंग टू द नॉर्मल और एक्सैजरेटेड ससेप्टिबिलिटी टू वेरियस फॉरेन और सब्सटेंसेस।
कहते हैं हमारे बॉडी में सेंसिटिव होने लगता है कि जब भी हम किसी पदार्थ के समीप जाते हैं या उसको हम टच करते हैं, जो कि अपने आप में which in themselves are not irritating to the normal or exaggerated susceptibility to various foreign or substances। कहते हैं which in themselves are not irritating to the normal, जो कि शुरुआत में आपको नॉर्मल लगेंगे, इरिटेटिंग नहीं लगेंगे, और exaggerated susceptibility to various foreign or substances, और इसमें ज्यादा संभावना आपको देखनी पड़ती है, मतलब दिखती है धीरे धीरे जब आप उस पदार्थ से जो है कनेक्शन में रहते हैं, या आपको धीरे धीरे जो है अपने शरीर में फैलाने का काम करता है। एलर्जिक कंडीशंस इंक्लूड अर्टिकेरिया, शॉक, ब्राउनिकल एस्मा, एलर्जिक राइनिटिस एंड एक्जिमा एटसेट्रा। तो ये जो है एलर्जी कंडीशंस के कुछ चीजें दी गई है जिसके कारण से एलर्जी होती है। नेक्स्ट वर्ड आपके दे रखे हैं वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप ऑफ प्रोटीन एक्टिंग एज एन एंटीबॉडी। ये हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। एंटीबॉडी क्या होती है? जब भी हमारे शरीर में कोई चीज प्रवेश करते है, नुकसान करते हैं, उसके साथ ये लड़ने का काम करती है। फाउंड बाय द लैम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। ये लैम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल से बना होता है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी होता है रिलेटिंग टू और हैविंग एन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होते हैं खास करके अगर आपके शरीर में कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपको नुकसान करने का काम कर रहा है तो इन्फ्लेमेशन में आता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? खास करके कहीं सूजन से होने लगती है, कहीं चमड़ी आपको फूलने लगती है, तो इससे संबंधित जो चीजें होती है वो इन्फ्लेमेटरी में आते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन, दे ही रखे हैं नीचे ही। स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी शरीर के हिस्सा अगर फूलने लगती है, स्वेल करने लगती है, तो वो इन्फ्लेमेशन में आती है। नेक्स्ट है हे फीवर। वन फॉर्म ऑफ एलर्जी, एक प्रकार का एलर्जी होती है, अफेक्टिंग द नोज एंड आईज ऑफ द प्रिवेलेंट इन द फॉल्स, जो कि हमारी आईज और नोज को प्रभावित करती है, जो खास करके फॉल्स, प्रिवेलेंट इन द फॉल्स। फॉल्स का मतलब यहाँ झरना भी हो सकता है, या फॉल्स का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जो उसमें ज्यादातर यहाँ दे रखे हैं विद्यमान होते हैं, प्रिवेलेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं जेनेटिक। जेनेटिक क्या होते हैं? GENETC, रिलेटिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप जानते हैं जिसमें कि आपको जीवों को जन्म लेने का काम होता है, तो रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो उससे संबंधित जो चीजें होती है उसको जेनेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बिनाइन, BENIGN। बिनाइन का मतलब होता है हल्का, आपको शून्य दिखाई पड़ेगा, नहीं के बराबर, नॉट मेलाइनेंट। जेनेटिक दोबारा रिपीट हो गया है तो इसको हम काट देते हैं, ये किताब में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसके बाद दे रखे हैं पॉलन, POLLEN। द मेल सेल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, मतलब जो खास पौधा होते हैं, निश्चित पौधा होते हैं, उसमें जो मेल सेल्स होते हैं, मेल सेल्स मतलब नर कोशिका होते हैं, तो उसको पॉलन कहा जाता है। इसके बाद है एनाफैक्टिक शॉक। ये एनाफैक्टिक शॉक क्या होते हैं? तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस occurring after an injection of substance to which a person is sensitive। कहते हैं कि इसमें काफी ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होता है। ये तब होते हैं आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस का इंजेक्शन दिया जाता है, किसी भी पदार्थ का जो इंजेक्शन देने के बाद जो शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होता है, जिसके कारण से वो आदमी काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसको एनाफैक्टिक शॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रिलेटिंग टू स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। ये हमारे पेट और आंत से संबंधित होते हैं, तो इसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन, ये एक दवा है। ड्रग्स टेकन इंटरनली और अप्लाइड एक्सटर्नली, मतलब ड्रग जो हम खा लेते हैं अपने अंदर या ऊपर से लगा लेते हैं, तो उसको मेडिसिन या दवा कही जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टामाइन, HISTAMINE। इसके मीनिंग होते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। ये प्राकृतिक रूप से होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं इन द बॉडी, मतलब शरीर के टिश्यू में होते हैं, ठीक है। विच इज पावरफुल
स्टिमुलेंट ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो कि गैस्ट्रिक जब सेक्रेशन होता है, निकलने का काम होता है, तो उसमें पावरफुल स्टिमुलेंट का काम करता है। स्टिमुलेंट होते हैं जो जो स्टिमुलस को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका फार्मास्यूटिकल, वैसे कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन फार्मास्यूटिकल भी कहा जाता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल होते हैं, PHARMACEUTICAL। इसके ऊपर कोर्स भी करी जाती है, जैसे कि डी फार्मा करी जाती है, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल। उसके बाद आपको बी फार्मा करी जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं बैचलर डिग्री के लेवल पे भी होते हैं, डी फार्मा के लेवल पे भी होते हैं। आपको पता होगा कि इसको कोर्स करने के बाद ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मेडिकल में चले जाते हैं, और मेडिकल में जो ड्रग्स होते हैं, दवा होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिंग टू द फार्मेसी और ड्रग्स, मतलब दवा से संबंधित। बस इतना से याद करना है फार्मास्यूटिकल में। नेक्स्ट है आपका इनहेल, INHALE, इट मीन्स टू ड्रॉ इन द एयर और ड्रग, कहते हैं हवा में या ड्रग में ड्रॉ करना। ड्रॉ का मतलब है खींचना। नेक्स्ट आपका इम्यून, IMMUNE, नॉट ससेप्टेबल टू एन इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होता है और उस समय अगर महसूस ना होने दे तो उसको इम्यून कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मिल्ड्यू, डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ ऑन प्लान, ठीक है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस समय अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, विनाशकारी ग्रोथ होने लगती है, तो उसको मिल्ड्यू कहा जाता है। अब आते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो चैप्टर के अंदर से भी लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका एपिलेप्सी, EPILEPSY, ये एक नाउन है। इट मीन्स ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट प्रोवोक्ड सीजर। क्रॉनिक का मतलब एक लंबा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब जो ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर है, जो कि आप जिसके कारण से क्या होती है, हमारा दिमाग हैंग सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है रुक सा जाता है, तो इसको एपिलेप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सेंसेशन, SENSATION, इट मीन्स द एबिलिटी टू फील व्हेन टचिंग और बीइंग टच्ड, मतलब फीलिंग करने के योग्य होना जब आपको टच किया जाता है या आप किसी को टच कर रहे होते हैं, तो ये एक आपका नाउन है, ठीक है। व्हाटसोएवर, ये एक आपका एडवर्ब है, WHATSOEVER, ये इसका मीनिंग होते हैं एट ऑल, ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी प्रकार से या किसी तरह से। इसके बाद है इवॉल्व, तो इवॉल्व जो होते हैं, इवॉल्व का अर्थ होते हैं, वैसे जनरल मीनिंग इसका होता है, वर्ब है एक, टू डेवलप और मेक समथिंग डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम ए सिंपल टू ए मोर एडवांस्ड वन, मतलब धीरे धीरे किसी चीज का जो है विकास होना, समय के साथ विकास होना, यह भी कह सकते हैं। सिंपल से लेके ज्यादा एडवांस होना, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग्स है, उसका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इनके शरीर में जो है बदलाव हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली, एक आपका एडवर्ब है, इट मीन्स अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, SIGNIFICENT, ये एक आपका एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट और लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड, मतलब ध्यान देने के लिए काफी बड़ा होना या इंपॉर्टेंट होना। नेक्स्ट वर्ड इज सिम्टम, SYMPTOM, ये एक नाउन है, इट मीन्स अ चेंज इन योर बॉडी दैट इज अ साइन ऑफ इलनेस, आपके शरीर में एक प्रकार का परिवर्तन जो बीमारी का संकेत होता है या बीमारी का साइन होता है, मतलब रोग का लक्षण जो होता है उसको सिम्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्चुअली, VIRTUALLY, ये एक आपका एडवर्ब है, इट मीन्स ऑलमोस्ट और वेरी नियरली, मतलब लगभग, प्रायः, बहुत पास पास का। सो दैट एनी स्लाइट डिफरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जिसमें कि थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होते हैं तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट है अंडरलाइंग, UNDERLYING, आपका एडजेक्टिव है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट बट हिडन, कोई चीज होती है इंपॉर्टेंट होती है लेकिन छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, तो उसको अंडरलाइंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्जिमा, ECZEMA, ये नाउन है, इट मीन्स ए क्रॉनिक नॉन कंटेजियस स्किन कंडीशन, क्रॉनिक मतलब एक बहुत दीर्घकालीन वाली, बड़ी बड़ी लंबी चलने वाली। नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस मतलब जो छुता नहीं होता है, जिसको छू करके नहीं किया जा सकता है, जिसमें स्किन को टच करके नहीं किया जा सकता है। ये क्या करते हैं, दैट कॉजेस ड्राई, इन्फ्लेम्ड, रेड एंड इंटेंसली इची पैचेस, जो कि हमारे
जो चमड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, उसको फुला देते हैं, इन्फ्लेम कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और इची पैचेस काफी ज्यादा बना देते हैं। इची पैचेस का मतलब होता है खुजलाने वाले जो एरिया होते हैं या भाग होते हैं, उसको इची पैचेस कहा जाता है। नेक्स्ट है OCCURENC, अकरेंस। ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज या तो होती है या विद्यमान होती है, दिखाई पड़ती है, तो उसको अकरेंस कहा जाता है। इसको शॉर्ट में घटना भी कहा जाता है, घटना, ठीक है। फिनोमिना जो होते हैं उसी टाइप से ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट एक्सपोजर, EXPOSURE, एक नाउन है। इट मीन्स बीइंग अलाउड और फोर्स्ड टू एक्सपीरियंस समथिंग, या तो इजाजत देना और या तो मजबूर करना किसी चीज को अनुभव करे, तो उसको एक्सपोजर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है DETECT, डिटेक्ट। ये एक वर्ब है, मीन्स टू नोटिस और डिस्कवर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू सी, फील एटसेट्रा। मतलब किसी चीज को अगर डिफिकल्ट करते हैं देखने में या फील करने में, उस चीज को अगर आप खोजते हैं, उसको नोटिस करते हैं, तो उसको डिटेक्ट कहते हैं, खास करके पता लगाने के सेंस में होते हैं। इसके बाद है ADMINSTR, एडमिनिस्टर। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू गिव समबॉडी समथिंग, स्पेशली मेडिसिन। किसी भी व्यक्ति को कुछ देना, खास करके दवा देना, स्पेशली मेडिसिन। नेक्स्ट है IMMENSE, इमेंस। ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी बिग और ग्रेट, बहुत बड़ा या बहुत विशाल सा। नेक्स्ट है FURTHERMORE, फर्दरमोर। ये एक एडवर्ब है। इट मीन्स एन एडिशन टू व्हाट प्रीसीड्स, जो पहले होता है उसके अलावा अगर कुछ आगे आप बात करते हैं तो उसको फर्दरमोर कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आप कुछ बताना चाहते हैं लेकिन अभी भी कुछ बातें छुपी हुई है या छूटी हुई है और आगे उन बातों को जोड़ना चाहते हैं, तो आप फर्दरमोर कह करके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिगर, TRIGGER। ये एक वर्ब है, मीन्स टू मेक समथिंग सडन हैपनली। किसी भी चीज को अचानक अगर कराते हैं या होने देते हैं तो उसको ट्रिगर कहा जाता है। नेक्स्ट है मैल फंक्शन, MALFUNCTON। ये आपका वर्ब है। इट मीन्स यूज्ड अबाउट ए मशीन, पार्ट ऑफ बॉडी एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल मशीन के लिए या शरीर के हिस्सा के लिए किया जाता है। टू फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, सही से कार्य करने में अगर असफल हो जाते हैं तो उसको मैल फंक्शन कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर क्या करती है, कभी कभी मैल फंक्शन करने लगती है। कोई चीजें होती है, मशीन होती है जिसको हम खरीदते हैं तो मैल फंक्शन करने लगती है। तो चलिए इसके साथ इस चैप्टर का वर्ड एंड होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट विद क्वेश्चन आंसर एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर।